हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरताज और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल सरताज सर 123 में। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं या आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित प्रश्न बैंक 2021-22 अध्याय 14 सांख्यिकी, जो कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। तो विद्यार्थियों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है, इसमें हम अध्याय 14 को पूरा सॉल्व कराने वाले हैं। तो यानी ये जो वीडियो है ये आपको बहुत मज़ेदार वीडियो मिलने वाला है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। और यदि आपको और कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। हम वो वीडियो उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आएंगे। शुरू करने से पहले हम 10वीं के विद्यार्थियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से आप तक वीडियो पहुंच सकें। दूसरी बात ये कि विद्यार्थियों, जैसा आपको पता है कि हमारा आगामी पेपर बहुत ही करीब है ना, बहुत ही पास में हमारे पेपर हैं। समय बहुत कम है, थोड़ी सी चिंताएं होती है, घबराहट होती है, तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है। बिल्कुल निश्चिंत होकर आप पढ़ाई कीजिए। बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ आपको पढ़ना है, जिसके लिए आपको इम्पोर्टेंट में इधर उधर भटकने की भी ज़रूरत नहीं है। आप प्रश्न बैंक को बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रश्न बैंक से आने वाले हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल निश्चिंत होकर मन लगा के बढ़िया से पढ़ाई करनी है, बिना चिंता के, है ना। यदि आपको चिंता हो रही हो, टेंशन होती हो, तो आप अपने सबसे अच्छे मित्र से बात करें, थोड़ी इधर उधर की बातें भी कर सकते हैं और अपने मन की, अपने अंदर की जो समस्याएं हैं वो बताइए। आप अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर कीजिए, जिससे आपकी चिंता दूर होगी और फिर आप पढ़ाई में मन लगेगा। देखो विद्यार्थियों, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो चिंता होती है, ये चिंता जो होती है वो आपके दिमाग को काम करने से रोक देती है। फिर यदि आप टेंशन पे, चिंता है, मानसिक तनाव आप महसूस कर रहे हैं और उसके बाद यदि आप पढ़ाई करेंगे तो आपको चीज़ें याद नहीं होगी, समझ में नहीं आएगी, जिससे आप और ज़्यादा चिंतित होंगे और ज़्यादा परेशान होंगे और फिर ये आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम खड़ी कर देता है ना। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। बहुत ही इजी पेपर आ रहे हैं, बहुत ही आसान पेपर आ रहे हैं। बोर्ड बहुत ही आपके बारे में बोर्ड बहुत ज़्यादा सोच रहा है। इसको देखते हुए उन्होंने इजी पेपर निकाला ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बस आपको क्या करना है कि बढ़िया अच्छे से जो हमारे पास प्रश्न बैंक है उसको सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से हल कीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अध्याय 14 सांख्यिकी सॉल्व करा रहा हूँ। यदि आपको कोई दिक्कत आए कोई दूसरे टॉपिक में भी, तो भी आप कमेंट्स करें जी, क्योंकि ये जो अध्याय 14 मैं सांख्यिकी लेकर आया हूँ, एक हमारे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर हम लेके आए हैं। उन्होंने कमेंट्स किया था और उन्होंने मुझे कहा कि सर, हमें सांख्यिकी में प्रॉब्लम हो रही है अध्याय 14 में, तो इसका वीडियो बनाकर हमें चाहिए। तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट पर लाया। इसी तरीके से आप लोग भी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। थोड़ा ज़्यादा मैंने टाइम ले लिया आपका शुरू करने से पहले। तो बस एक रिक्वेस्ट और करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि आसानी से वीडियो से हम आप तक पहुंच सकें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिस तरीके से आप फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके दोस्तों का भी फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों का पेपर हैं और सभी बहुत ही चिंतित हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, जिससे आपकी चिंता भी दूर होगी और अध्याय 14 का जो 6 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें कितने अंक आ रहा है आपको पता ही होगा विद्यार्थियों, है ना। सांख्यिकी से कितने अंक आ रहा है, 6 अंक आ रहा है। इसमें 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, यानी सॉरी, इसमें आ रहा है कुल 6 अंक का आ रहा है। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने हैं आपको पता ही होगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें 2 है और एक 4 अंक का प्रश्न आ रहा है, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न से ही हम शुरू कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है ना। शुरू करते हैं, चलिए। तो चलिए, पहला है सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा विद्यार्थियों, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, चलिए। माध्यम, पहला है सही विकल्प चुनिए। माध्यम बहुलक एवं माध्य के मध्य संबंध होता है। ये माध्यम नहीं है विद्यार्थियों, ये माध्यक है ना। थोड़ा सा क्या होता है कि मिस प्रिंट हो जाता है, ये माध्यक है। ये नीचे देखिए, इधर लिखा है माध्यक, है ना, समझ जाइएगा। तो इसका सही उत्तर है आ नंबर का। इसका सही उत्तर है आ नंबर का, ठीक है। 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्य, ठीक है। इसको आप याद रख लीजिए, याद रट लीजिए। चलिए, प्रश्न क्रमांक 2 है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य क्या होगा। तो विद्यार्थी बड़ा आसान है, यदि आपको क्रमागत संख्याएं दी गई है और विषम दी गई है ना, तो उसके बीच में जो आएगा ना वही उसका माध्य होगा, यदि क्रमागत है तो,
ठीक है। और नहीं तो जब भी आपको समांतर माध्य ज्ञात करना होता है ना, तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या कर दी। तो आंकड़ों का योग कर देते हैं, 5 4 9 और 3 12, 13 14 और 1 15, तो ये हो गया 15। और कितनी संख्या है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 संख्या है, तो बटे 5, यानी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, 5 दिया 15। देखो 3 बीच में है ना, और इसका काटने पर कितना आया, 3, तो इसके लिए इसका माध्य क्या कहलाएगा, 3 कहलाएगा। इसी तरीके से यदि हम इसका बहुलक निकालें, बहुलक मतलब यदि आपको इस तरीके के आंकड़े दिए गए हों, तो बहुलक का मतलब होता है जो ज़्यादा बार आया हो आंकड़ों में। तो सबसे ज़्यादा बार आंकड़ों में क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है 3 बार, बाकी तो सब अंक एक ही बार दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 बार ज़्यादा बार आया है, तो 7 क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा बहुलक 7। ठीक है, इस तरीके से दोनों प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। है ना। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 3 है ना। ये हमारे 4 अंक के प्रश्न हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव थे, 2 अंक में आने वाले हैं। अब ये हमारे 4 अंक के प्रश्न हैं, और इसी तरीके के आपको प्रश्न आएंगे जिसमें आपको माध्य निकालने के लिए आएगा, है ना। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे माध्य बहुलक, तो जो आएगा हम एक एक करके प्रश्न सॉल्व करते जाते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, कि किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये प्रश्न दिया जाएगा आपको, ठीक है। दैनिक मजदूरी दी गई है और श्रमिकों की संख्या दी गई है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जो संख्याएं होती है इसको हम बारंबारता यानी एफ से डिनोट करते हैं, और जो आंकड़े दिए रहते हैं ये एक्स होते हैं। सॉरी, ये हम कह सकते हैं कि आंकड़े जो हैं वो यदि हमको वर्ग अंतराल में दिए हैं, तो इसके लिए हमको एक्स निकालना होता है ना। इसको बोलते हैं मध्य मान बोलते हैं, है ना, क्योंकि ये एक मान नहीं है, 100 से 120 के बीच के लोगों की बात हो रही है, तो इसकी मध्य मान क्या आएगा वो निकालना होता है, ठीक है। और ये एफ होता है। इसके बाद हमको यदि माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने की बहुत सारी विधियां होती है। जैसे एक होती है कि डायरेक्ट मेथड, जिसको बोलते हैं हम प्रत्यक्ष विधि भी बोलते हैं, और लघु विधि भी होती है। तो हम अक्सर यदि हमको उसने कोई विधि नहीं बोला है, कोई भी विधि का इस्तेमाल करने के लिए यदि बोला है, तो हम लघु विधि का इस्तेमाल करेंगे। नाम से ही समझ में आ रहा है विद्यार्थियों कि लघु, है ना। लघु विधि का मतलब ये होता है कि वो जो ऐसी विधि होती है वो क्या कर देती है, आंकड़ों को छोटा कर देती है। अभी देखिए कि मैं लघु विधि से ही सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना है हमको, यानी हमको क्या निकालना है, माध्य, है ना। क्या निकालना है हमको, माध्य। अब विद्यार्थियों हमको याद रखना, माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास, है ना, लघु विधि का। यदि हम प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करेंगे ना, तो प्रत्यक्ष विधि में प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला, ओ शिट क्या हो गया, है ना। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, चलिए प्रत्यक्ष विधि में डायरेक्ट होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी हम कह सकते हैं कि माध्य को हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। तो एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, है ना। सिग्मा का मतलब होता है योग से, है ना, यानी एफ और एक्स निकाल के एफ एक्स को निकाल लीजिए और उसका योग कर लेंगे और एफ का योग कर लेंगे, तो ये डायरेक्ट होता है। और एक लघु विधि का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम लघु विधि का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आंकड़े नहीं तो यहाँ बहुत बड़े बड़े आंकड़े आते हैं, तो हमको गुणा करने में और जोड़ने में बहुत मेहनत लग जाती है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, मैंने जैसे बताया कि हम एक टेबल तैयार करेंगे जिसमें हम मध्यमान निकालेंगे, है ना, और एक एच भी हम निकालेंगे। तो एच जो होता है वो जो भी वर्ग अंतराल दिया रहेगा उसमें कितने का अंतर है, वो जो जितने का अंतर होगा वो एच कहलाएगा। यानी यहाँ पर क्या है, ये उच्च सीमा, ये इसको कहते हैं उच्च सीमा, और ये होती है निम्न सीमा। कोई भी अंतराल ले सकते हैं। तो 120 में से 100 को घटा दीजिए, 120 में से 100 को जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 20। तो ये एच का मान क्या आ गया, 20। ये पहले ही निकाल लीजिए, ठीक है। अब इसमें जो भी आंकड़े दिए जा रहे हैं, है ना, कि 100 से 120, 120 से 140, है ना, तो ये आंकड़ों में से हम कोई भी एक को कल्पित माध्य मान लेंगे। तो हम बीच में यदि हम लें तो कोई कल्पित माध्य, यानी इसको हम ए लेंगे, तो ए हम ले लेते हैं 150। ये दिख रहा है 100 से लेके 100, ये 200 तक है वैसे, है ना। 200 तक यदि दिया है तो 100 से 200 तक के बीच का मान 150 ही आएगा, है ना। तो हमने 150 क्या ले लिए, कल्पित माध्य ले लिए, कल्पना कर लिए माध्य की। ये 2 काम आपको कर लेना है, ठीक है। अब इसके आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्या कर लेना, मान लेना है, हल करेंगे अपन। हल ये इधर वाले में नहीं जाना है, इसको आप भूल जाइए, जो मैंने इसको हटा देना है ना, इसको मत देखना। ये सॉल्यूशन पहले से है, मैं यहाँ से हल कर रहा हूँ, है ना। हल करना है तो आप मान लेंगे एच कैसे निकालेंगे कि जो भी वर्ग अंतराल दिया रहेगा उसका अंतर निकाल लीजिएगा, वो एच हो जाएगा। और इस वर्ग अंतराल में कोई भी बीच का एक मान ए, यदि आपको दिक्कत जा रही है ना तो ए बराबर करके छोड़ दो। ये कैसे निकालते हैं अभी समझ में आ जाएगा। देखो अब हमको क्या करना है अब हमको क्या करना है ना। तो हमने क्या किए, है ना, हमने क्या किए हैं,
हमने क्या किए हैं, एच निकाल लिए हैं, ए निकाल लिए हैं। अब हमको क्या करना है स्टूडेंट, थोड़ा सा ये मोबाइल चलने में प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, है ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एच और ए हमने मान लिया। अब हमको क्या करना है, जो टेबल दिया है उसी से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हम भी एक टेबल बनाएंगे। पहला टेबल जो होगा वो होगा दैनिक मजदूरी जो हमको दी गई है ना, उसका बनाएंगे। और दूसरा टेबल अब टेबल में कैसे बनाना है, देख लो आंकड़ों को जो दिया है, सबसे पहले तो वो दोनों आंकड़े लिख लीजिए आप, है ना। टेबल बनाता हूँ मैं, देखिएगा स्क्रीन पे थोड़ा सा, है ना। अब इस तरीके का अपन को टेबल बनाना है, इस तरीके का एक आपको टेबल बनाना है ना। थोड़ा सा क्या होता है कि मेरे पास इतना अच्छे से वो नहीं है, तो है ना। चलिए, तो सबसे पहले जो दैनिक मजदूरी दी गई है वो लिख लेंगे। तो यानी यहाँ पर लिखेंगे अपन दैनिक मजदूरी, जिसको अपन वर्ग अंतराल या दैनिक मजदूरी भी लिख सकते हैं। दैनिक मजदूरी लिख लीजिए यहाँ पर, दैनिक मजदूरी जो दिया है प्रश्न में वही वाला टेबल बना रहे हैं हल करने पे, जो 2 लेने के बाद दैनिक मजदूरी ले लेंगे। ठीक है, दैनिक मजदूरी दी गई है हमको वर्ग अंतराल के रूप में, तो यहाँ लिख लीजिए 100 से 120। ठीक है, 120 से 140, इस तरीके से पूरा लिख लीजिएगा। 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। ठीक है, ये हमारी हो गई दैनिक मजदूरी। अब इसके बाद हमको दूसरी चीज़ क्या दी गई है ना, संख्या दी गई है ना, श्रमिकों की संख्या जिसको हम ऐप बोलते हैं। श्रमिकों की संख्या, जो भी संख्या दी जाएगी उसको अपन ऐप से डिनोट करेंगे। कितना दिया है, ये है 12, ये है 14, ठीक है, और ये है 8, प्रश्न में ही दिया है ये, और ये है 6 और ये है 10। तो ये तो हमको 2 कॉलम तो प्रश्न में दिए होंगे। अब देखो, जब भी वर्ग अंतराल वाले मान दिए होंगे, है ना, तो आपको x निकाल लेना है ना, x। ठीक है, क्या निकाल लेना है, एक्स आई भी बोल सकते हैं। एक्स आई जो होता है ना, ये वर्ग अंतराल का मध्य मान होता है। 100 और 120 के बीच का मान, यानी 100 और 120 के बीच में अंतर कितना है, 20 का अंतर है, तो 10 बढ़ा दीजिए। 100 से 10 बढ़ाएंगे तो 110, इसके बीच में क्या आएगा, 110 आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 110, यहाँ हो जाएगा 130, यहाँ आ जाएगा 150, यहाँ आ जाएगा 170 और यहाँ आ जाएगा 190। तो ये हमको x निकाल लेना है। ठीक है, इतना बात समझ में आई। अब हम लघु विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं स्टूडेंट। तो लघु विधि में अपन क्या करेंगे कि लघु विधि में सबसे पहले लघु विधि में अपन निकाल लेते हैं, डी निकाल लेते हैं। मैं ध्यान से समझने के स्टेप को। तो डी बराबर जो होता है वो होता है x माइनस ए, यानी एक्स आई माइनस ए। ए जो हमने माने, ए आपको जो x है ना इसमें से मान लेना। तो ए अपन 150 को माने, देखो ए बराबर 150 मैंने पहले लिख लिया था। अब पहले ये बना लें उसके बाद लिख सकते हैं। तो अपन 150 जो बीच में आ रहा है ना उसको, किसी को भी ले सकते हैं, 170 को भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीच में बीच वाला जो आएगा उसी को लेना है। अक्सर ऐसी आप कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हमको x माइनस ए, यानी जो भी x रहेगा उसमें से जो आप ए माने उसको घटा दीजिए। तो 110 में से 150 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -40 आ जाएगा। ठीक है, 130 में से 50 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 150 में से 150 गया 0, 150 में से 170 में से 150 गया, क्या आ गया, 20। 190 में से 150 गया तो क्या आ गया, 40। तो ये हमारे पास डी आ गया। अब हमको अगला स्टेप जो है वो ऐसा कल्पित माध्य निकालने वाले के बाद हमको यू लेना है। यू जो होगा वो होगा x माइनस ए, जो भी आया है उसके अपॉन में h लेना है। अपॉन में क्या लेना है, h। ठीक है, अपॉन में क्या लेना है, h। और h कितना है अपन निकाल चुके हैं, h है। h कितना है बताइए, h कितना निकालने, 20 निकाले थे, है ना। तो यानी 20 से भाग दे देना, जो भी आया है इसमें 20 से भाग दे दो। 20 दूनी 40, तो ये हो जाएगा -2। 20 एक कम 20, ये हो गया -1, 0, 1, 2। समझ में आई इतनी बात। अब जब u निकल जाए तो जो फॉर्मूले में हमने एफ एक्स लिखे थे ना, तो क्योंकि हमने x को बदल के काय में ला लिए u में, देखो ये आंकड़ों को पूरे बदल के अपन ने यहाँ पहुँच गए। तो अब x की जगह में हम u निकालें, u आ गया तो हम यहाँ पर अगला जो स्टेप होगी उसमें हम एफ एक्स नहीं निकालेंगे, अब हम क्या निकालेंगे, एफ यू निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात। ठीक है, अब आपको क्या निकाल लेना है, एफ यू निकाल लेना है। एफ यू मतलब एफ और यू का गुणा कर लेना है। एफ में 12 और यहाँ यू में कितना, -2।
तो इसका गुणा कर लीजिए। तो यहाँ जाएगा 12 दूनी 24 यानी -24 हो गया। 14 एक कम 14 यानी -14 हो गया। 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 एक कम 6 हो जाएगा और 10 दूनी 20 हो जाएगा। बस अब हमारा ये हो गया टेबल समाप्त। ये हो गया हमारा टेबल बन के कंप्लीट। ये काम यदि अपन ने कर लिए ना तो हमारा माध्य निकल गया। अब कोई भी दिक्कत नहीं है। अब माध्य का फॉर्मूला है। अब माध्य का क्या है, फॉर्मूला है अपने पास। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट, इसलिए ना ठीक है ना। तो ये टेबल हमारा बन के तैयार हो गया। अब फॉर्मूला हमारे पास है, एक फॉर्मूला लगाएंगे हम, है ना। अब हमको इसमें ज़रूरत पड़ती है, फॉर्मूला पहले लगा लेते हैं, माध्य, है ना। अतः इसमें लिखते हैं अतः, है ना, माध्य माध्य x बार बराबर जो कल्पित माध्य हमने माने हैं उसको a लिखना है प्लस सिग्मा f u लेना है क्योंकि हमने x को u में बदल दिए थे, अपॉन में आ जाता है सिग्मा f। सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है। और h भी लेना है क्योंकि हमने h से भाग दिए थे, तो इंटू क्या ले लेना है h, ठीक है। अब हमने a ले चुके थे तो a को लिख लीजिए। a कितना लिया था हमने 150 धन सिग्मा एफ यू, यानी जो एफ यू हमने निकाले हैं उसका योग कर लीजिएगा। जैसे ही एफ यू का हम योग करेंगे इसका, तो इसका योग आएगा -12। कितना आएगा? -12, ठीक है। तो आप योग कर लीजिएगा, तो योग करने के बाद आपको मिलेगा -12। तो ये हमको -12 मिल गया, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, और सिग्मा एफ भी निकालना पड़ेगा। तो सिग्मा एफ जो निकलेगा वो निकलेगा हमारे पास 50। तो ये 50 निकाल लिए, है ना। दोनों निकाल लेंगे। यहाँ लिख लेना कि भाई ये सिग्मा एफ बराबर आ गया 50 और सिग्मा एफ यू बराबर क्या आ गया? सिग्मा एफ यू बराबर आ गया -12। अब ये मान रख देंगे तो ये आ गया -12 बटे 50 गुणित एच का मान कितना आया? 20। तो ये मान रख दिया अपन ने, ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसको काट लीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 12 दूनी क्या हो जाएगा? 24, ठीक है। 12 दूनी क्या हो गया? 24। 150 को हम 150 ही रहने देते हैं, है ना। 12 दूनी क्या हो गया? -12 दूनी हो गया -24 बटे क्या हो गया? 5। अब इसको काट दीजिए, 5 चौ 20 दशमलव 4 बचा तो 40 हो गया, तो 5 8 40। तो यह आ जाएगा 150 - 4.8। जब इसको हम घटाएंगे 4.8 को, तो इसका आंसर जाएगा 145.2 और यही इसका क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। यानी यह वाला फॉर्मूला याद रखना है। ए और एच आप तो पहले ही निकाल लेंगे। टेबल जो बनाए थे वो हम सिग्मा एफ यू निकालने के लिए बनाए थे। तो एफ यू तक कैसे पहुंचना है वो मैंने आपको बता दिया। सिग्मा एफ मतलब, और सिग्मा लगाए मतलब इनका फिर योग निकाल लेना है ना। तो हमारे पास 4 काम है। ए किसी को भी ले सकते हैं, ए में दिक्कत नहीं है। एच उनका अंतर ध्यान रखिएगा कितने का अंतर है, ठीक है। और एफ यू, यू तक पहुंचने के लिए क्या करना मैंने बता दिया, और सिग्मा एफ, ठीक है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम माध्य को ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 होता है समाप्त। देखो स्टूडेंट, बहुत टाइम लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4 हमारे पास। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। तो पहला दैनिक व्यय, यानी ये हमको वर्ग अंतराल में दिया है, और परिवार की संख्या, तो जो संख्या होती है उसको मैंने बताया था एफ, और जो व्यय दिया है ये वर्ग अंतराल दिया है, तो इससे अपन को मध्यमान निकालना पड़ेगा। देखिए अब वही चीज़ यहाँ पर हुआ है। अब मैं ये टेबल जो है ना, अब मैं इसको सिर्फ समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, है ना। जब हम शुरू करेंगे ना हल करना, तो हमको ये नहीं लिखना है, ये लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बिल्कुल ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 2 काम कर लीजिए, हल करें
तो वर्ग मान h बराबर निकाल लिए, है ना। तो h कितना का अंतर दिख रहा है, देखो 100 और 150 मतलब 50 का अंतर, तो h 150 हो गया। कल्पित माध्य छोड़ दीजिए, कल्पित माध्य अपन जब x बना लेंगे ना, वर्ग अंतराल के बीच की संख्या लेके उसमें से कहीं एक मान लेंगे, ठीक है ना। अरे समझ में आई बात, नहीं आई, आ गई, ठीक है। चलिए अब हमको क्या करना है, ये दो मान लेने के बाद जो प्रश्न में दिया है दैनिक व्यय वो लिख लिए हमने, और f जो बारंबारता यानी संख्या जो है उसको हमने f लिख लिया, मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। ये लिख लिया लाइन से हमने पाँचों को। इसके बाद x जो होता है ये होता है मध्यमान। क्या होता है विद्यार्थियों, ये होता है मध्यमान, ठीक है। मध्यमान किसका मध्यमान, जो वर्ग अंतराल दिया है। तो 100 और 150 का मध्यमान 125 आएगा, तो ये 100 लिखा है तो इसमें 100 नहीं है, ये इसको काट दीजिए, गलत छप गया, ये आएगा 125, ठीक है। फिर इनके बीच का मध्यमान निकाले, 175, 225, 275, 325, तो ये x आ गया। फिर इसके बाद d, तो d कैसे निकलता है, इसके लिए हमको ये जो x हमने मध्यमान निकाला इसमें से किसी भी एक को एक कल्पित माध्य मान लीजिए। तो अपन a मान लेते हैं 225 को, क्योंकि ये बीच में दिख रहा है, देखो 5 आंकड़े हैं तो 5 में तीसरे नंबर पर आ रहा है, मतलब बीच में आ रहा है। तो हमने यहाँ लिख ली 225, अब लिख लिया हमने 225, ये हमने माने हैं इसलिए यहाँ शायद, तो आप चाहो तो लिख सकते हो माना, ठीक है। मान लिया अपन ने 225। तो अब हमको d जो निकालना है वो x की जगह में जो भी आया है मान, उस मान को जो आपने a मतलब जो आपने a माने उसको घटा दीजिए। तो 125 में से 125 में से आपको 225 को घटा देना है, तो कितना आएगा यहाँ पे 100, यानी यहाँ पर आएगा -100, ये गलत छपा है ना, यहाँ आएगा -100। 175 में से 225 को घटाएंगे तो आ जाएगा -50, एक 225 में 225 गया 0, 50, 100। h कितना था 50, तो 100/50, तो यहाँ पर कितना आएगा 100/50 करेंगे तो यहाँ आएगा 2, ठीक है, यानी -2 -1 0 1 2, जो मैं काट के सही कर रहा हूँ ना उसको सही कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद f कितना है 4, और u कितना निकला हमारे पास 2, समझ में आ रहा है, पिछले क्वेश्चन जैसा सेम टू सेम। तो ये हो गया 4 दूनी 8, तो यहाँ आएगा -8, यहाँ छपा ही नहीं है तो यहाँ आएगा -8। ये 5 है और ये 1 है, तो -1 है, तो 5 1 कम 5 -5, क्योंकि ये -1 है। 0 के साथ गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 1 कम 2, फिर ये 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूनी 4। अब हमको ज़रूरत काय की पड़ेगी, सिग्मा f और सिग्मा fu की। तो सिग्मा fu यहाँ से निकाल लेंगे हम, है ना, जोड़ दूँ, मतलब कुल मिला कुछ नहीं करना, इनको जोड़ दो ना, -2 -1, तो ये हो गया -3 हो गया, ठीक है। और ये हो गया 2 और 1 3 हो गया, 2 और 1 क्या हो गया, सॉरी सिग्मा fu निकालना, ये नहीं निकालना, गलत यार, ये है ना fu तुम्हारे पास, है ना, -8 -5, तो ये हो जाएगा -13, और 4 और 2 ये हो गया 6, है ना, तो ये +6, तो घटा दीजिए, 13 में से 6 गया 7, बड़ी संख्या के सामने माइनस इसलिए -7, तो यहाँ पर कितना जाएगा सिग्मा fu कितना जाएगा -7 आ जाएगा। f को जोड़ दीजिए तो सिग्मा f निकल जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 25, तो सिग्मा f कितना आ गया 25, सिग्मा fu कितना आ गया -7, ये यहाँ से आया है, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लीजिए, तो यहाँ लिख लीजिए चूँकि ये तालिका वालिका से लिखने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि सिग्मा f बराबर ये हो गया, सिग्मा fu बराबर ये हो गया, है ना। इतना लिख लिए, इतना लिखने के बाद फिर हम यहाँ लिखेंगे अतः, इतना लिखने के बाद आपको लिखना है अतः माध्य बराबर x बार बराबर a प्लस सिग्मा fu अपॉन सिग्मा f इंटू h, ये आई लगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं लगाया चलता है ना। अब x बार, है ना, ये सब सूत्र मान रखने की वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सीधे लिख लेना x बार बराबर a, अपने 225 माने थे, ये रखे तो ये 25 दूनी हो गया 50, 2 सत्ते हो गया 14, तो 225, और ये माइनस था तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 225 - 14, यह आ गया 225 - 14 कितना आ गया 211, और यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा, यही माध्य कहलाए। तो अतः हम भोजन का जो माध्य व्यय है, जो प्रश्न के हिसाब से लिख लो, जो पूछ रहा है वो, है ना, तो वही भोजन का माध्य व्यय बराबर कितना आ गया 211, आंसर खत्म, ठीक है, समझ में आई बात। चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 5 है, सेम टू सेम ये भी वैसे ही प्रश्न है, इसमें भी हमको माध्य ज्ञात करना है। तो कर लोगे माध्य ज्ञात, क्या मुझे बताना पड़ेगा बच्चों, बताओ, कमेंट्स करके बताना, यदि आपको लगता है ना तो मैं आपको अगले वीडियो में इसको भी बता दूंगा। वैसे मेरे को ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, सेम वैसे ही करना है। पहले आप ये लिख, दिनों की संख्या जो है इस वर्ग अंतराल में दिया है ना, तो संख्या में कन्फ्यूज मत लो, विद्यार्थियों की संख्या जो संख्या है वो f है, ये है f, है ना, ये f में ये आएगा, है ना, और ये तो वर्ग अंतराल में आ गया। तो वर्ग अंतराल का फिर आपको क्या निकालना पड़ता है, मध्यमान निकालना पड़ता है ना, मध्यमान निकालना पड़ेगा।
ठीक है। चलिए, तो हमको क्या ज्ञात करना है, एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा है उसका माध्य हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या हमको बतानी है। चलिए आगे बढ़ देखते हैं। मैंने पास तो ये देखिए, तो कल्पित माध्य ने 17 मान लिया क्योंकि ने XI निकाल लिया था, उसके बाद माना है ना। तो ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने पहले भी बोला था, यहाँ से ये ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो H नहीं भी निकालोगे तो भी चलता है ना। यदि D तक छोड़ोगे तो फॉर्मूले में D आ जाएगा, है ना। यदि आप H से उसको डिवाइड करोगे तो H से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा। तो वैसे मेरे हिसाब से उसको वैसे ही करें जैसे उसका, इसको याले स्टेप से ना करें, है ना। ये तो दिया है, दिनों की संख्या ले लिए, F ले लिए, और ये X यानी मध्यमान निकाल लिए, है ना। मध्यमान X निकाल लिए, इन दोनों के बीच का मान होता है ये। ठीक है, अब ये जो X निकाले इसी में से एक कल्पित माध्य ले लीजिए, किसी को A ले लिया हमने इसमें। ठीक है, तो X माइनस A निकाल लेते हैं। ठीक है, X माइनस A निकाला अपन ने, यह आ गया। अब यहाँ पर आपको X माइनस A निकालने के बाद U निकालिए, ये वाली स्टेप बाद में आइएगा। इसमें क्या करेंगे अपन, ये वाली स्टेप की जगह हमें अपन इसको हटा देते हैं। अभी ये इसने ऐसा कर दिया था, अपन इस पर नहीं जाते, यहाँ पर निकालते हैं U। तो U बराबर क्या होता है, ये X माइनस A हुआ था अपॉन में H लेते हैं, और H क्या है, अंतर कितना दिख रहा है, तो यहाँ H बराबर लिख लो। अंतर कितने का है दिख रहा है, 6 का अंतर दिख रहा है ना। 6 का अंतर दिख रहा है ना, क्या 4 का अंतर दिख रहा है, क्या 6 का अंतर दिख रहा है, ये देखना पड़ेगा ना प्रश्न में। कई बार क्या होता है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर अंतर फिक्स नहीं है स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, तो इसलिए इसको अपन U से सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें अंतर फिक्स नहीं है। अंतर फिक्स होता तो हम इसका इस्तेमाल करते। इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि हमको यहाँ पर क्या करना है, ये वाला रहने देना है कॉलम हमको, क्योंकि देखो स्टूडेंट इसमें अंतर फिक्स नहीं है। देखो यहाँ पर 6 का अंतर दिख रहा है, यहाँ पर 6 और 4 10 हो गया, 10 4 14, 14 20, 20 से 28 हो गया, 28 से 38 हो गया, 38 से 40, मतलब यहाँ अंतर फिक्स नहीं है। जब अंतर फिक्स ना हो ना तो उसको छोड़ दो, तो अंतर फिक्स नहीं होगा ना तो H नहीं मानना है। ठीक है, इसको काट दो, यही रहने देते हैं। A बराबर अपन ने कितना मान लेंगे, अपन जब मध्यमान में अपन ने 17 ले लिए, तो X माइनस A निकाल के D निकल गया। तो अपन को अब यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं करना, FD ही कर लेना है ना। U में नहीं जा रहा है, U जाते तो और छोटा होता मान, लेकिन अब U यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए क्योंकि हमारे पास H नहीं आ रहा है सही तरीके से। तो FD निकाल लेंगे। FD निकालने के बाद जब आप FD निकालेंगे तो FD निकलेगा तो FD जब आप निकालोगे तो इसको पूरा कर लेना फटाफट सॉल्व। ठीक है, FD निकालने के बाद क्या मैं बताऊं क्या आएगा, चलिए देखो, 14 और F का गुणा करेंगे 11 में तो कितना जाएगा, ये 154, तो ये हो जाएगा -154। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -90, फिर इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा -35, फिर इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, फिर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, फिर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, फिर हो गया 22। अब ये जो FD, हम FD में पहुंच गए ना, तो यहीं पर इसी का सिग्मा निकाल लेंगे। तो इसका आप क्या निकाल लोगे, सिग्मा FD। सिग्मा FD का मतलब कुछ नहीं है, इनका योग कर देना है। जैसे इनका अब योग करोगे तो जाएगा -181। ठीक है, तो ये निकल गया। तो जब ये आ जाए तो हम बोलेंगे कि भैया हमारे पास सिग्मा F कितना आया, 40 आया, है ना। सिग्मा F कितना आया, 40 आया, तो ये सिग्मा F लिख लिया 40। सिग्मा FD लिख लिया, तो अतः माध्य x बार बराबर A प्लस सिग्मा FD अपॉन F, क्योंकि हमने H नहीं लिए हैं, है ना, हमने U नहीं निकाले हैं। H जब हम माने नहीं तो इंटू H नहीं लेना है, हमने FD में ही समाप्त कर दिया था, FD अपॉन F आ जाएगा। H अब हमने लिए ही नहीं, क्योंकि हम जब हम U निकालते तो H से भाग देते थे, इसलिए यहाँ H का गुणा होता था फॉर्मूले में। अब यहाँ पर जब हमने H से भाग नहीं दिए तो H का गुणा करने की जरूरत नहीं, तो फॉर्मूला यहीं समाप्त हो जाएगा। ठीक है, FD तक जाएंगे तो फॉर्मूला यहीं समाप्त हो जाएगा, सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F। तो ये मान रखे 17 हो गया। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने के बाद हम इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। ये घटा दिया, घटाने के बाद ये आ गया, तो ये इसका क्या कहलाएगा, माध्य कहलाएगा। तो अतः प्रश्न के अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि जितने दिन विद्यार्थी अनुपस्थित रहा उसका माध्य 12.48 होगा। खत्म कहानी, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, सेम प्रश्न है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहले आपने H ले लिया, ये H है ना। ये क्या हो गया विद्यार्थियों, H कितने का अंतर दिख रहा है, 10 का अंतर दिख रहा है, तो H ले लिया। ठीक है, अब देखो ये दिया है हमको वर्ग अंतराल, ये दिया है बारंबारता, प्रश्न में दिया था। तो हमने X निकाला, इन दोनों के बीच का मान, तो ये हो गया 50 60 70 80 90। तो 70 को अपन बीच वाला 70 दिख रहा है तो इसको अपन ने A मान लिया, ये देखो। ठीक है,
इसको हमने ए मान लिया। ए मानेंगे तो क्या निकल, देखो अंतर यहाँ पर सबका सेम है, इसलिए हम यहाँ एच वाला कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। तो पहले डी निकालेंगे एक्स माइनस ए करके, है ना, जो माने हैं उस इसको जो भी एक्स है उसको जो ए मानते हैं उससे घटाते हैं। तो 50 माइनस 70 करेंगे 20 हो जाएगा, 60 माइनस 70 करेंगे -10। इस तरीके से हमने ये निकाल लिया। फिर उसके बाद u निकालेंगे तो जो x माइनस ए आया उसमें h से हम भाग दे देते हैं। h कितना था 10, तो 10 से भाग दे देंगे, 10 दूनी 20, 10 एक कम 10, इस तरीके से यह आ जाएगा। फिर हम जब u में पहुंच जाते हैं तो dx के काम ख़त्म हो गया, तो हम सीधे fu निकाल लेते हैं। fu निकालेंगे तो -6 -10 0 8 और 6 आ जाएगा। अब हम उसके बाद क्या करते हैं, सिग्मा fu निकाल लेते हैं। सिग्मा fu कितना आया, -2 आया, ये लिख लिया हमने, देखो -2। और सिग्मा f कितना 35 आया, तो हमने ये लिख लिया 35। अब आपको मैंने बताया था फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, वही वाला फॉर्मूला लगा देना है, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपन सिग्मा एफ इंटू एच। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, तो मान ए का मान कितना आया था, ए का मान हमने कितना माने थे 70, तो ये 70 ले लिया हमने, प्लस सिग्मा एफ यू कितना आया है -2, है ना, बटे सिग्मा एफ कितना है 35 और एच कितना था 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 पना 7 35। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 70 माइनस 2 दूनी 4 बटे 7। अब इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 70 माइनस, तो 0.7 चौ 28 7 35, 7 35, 7 42 37 37 49। इस तरीके से आप इसको काटा पीटी कर सकते हैं, है ना, है ना। सारे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो इस 0.57 होगी, इसको आप घटा दीजिए। 70 में से 0.57 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 69.43। और तो हम कह सकते हैं कि साक्षरता, अतः हम ये कह सकते हैं वह कि साक्षरता की जो दर होगी, अतः हम कह सकते हैं कि प्रश्न के अकॉर्डिंग साक्षरता की दर का माध्य कितना आया भाई साहब, 69.63। तो यहाँ लिख लेंगे 69.63, और यही इसका क्या कहलाता है, आंसर कहलाता है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से कर रहा हूँ। चलिए, तो अब ये आपको दिख रहा होगा प्रश्न, इसमें हमको क्या कहा गया है, f ज्ञात करने के लिए कहा गया है। माध्य जेब खर्च दे दिया गया है ना। माध्य जेब खर्च कितना दिया है 18, यानी हमारे पास माध्य है, फिक्स है, हमको मिल चुका है ये, है ना। इसको आप चाहो तो ए मान लीजिए, कल्पित माध्य मानने की जरूरत नहीं है, वैसे तो डायरेक्ट दे दिया, एक्स बार दे दिया उसने। ठीक है, माध्य जेब खर्च 18 है, लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो ज्ञात कर लेते हैं। तो मैंने जैसे बताया था कि जो भी आपके पास है वर्ग अंतराल और बारंबारता, उसके लिए हमने ये बना लिए, वर्ग अंतराल यहाँ लिख लिए, बारंबारता यहाँ लिख लिए। जब वर्ग अंतराल होता है तो मध्य, यानी ये हमने क्या निकाला, मध्यमान निकाला। ठीक, वर्ग चिन्ह जिसको आप बोल रहे हैं, तो ये मध्यमान निकाल लेंगे, इन दोनों के बीच का मान, है ना, इन दोनों के बीच का मान। 11 और 13 के बीच में क्या आता है 12, तो ये 12 14 इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद विचलन डी निकाल लिया हमने। डी कैसे निकालते हैं आपको पता है, एक्स माइनस ए करके निकाल लेते हैं, और ये ए दिया था तो अपन ने ए लिख लिया, यहाँ पर ये निकाल लिया। फिर यहाँ पर अपन ने एफ डी निकाल लिए। ठीक है, ये हो गया। ये सब सॉल्व करने के बाद हमने सिग्मा एफ डी निकाला, ये आ गया, है ना, और सिग्मा एफ हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब जब सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ हमारे पास आ चुका है तो हम बोलेंगे कि तालिका से सिग्मा एफ बराबर सिग्मा एफ डी बराबर, तो एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो 18, एक्स बार भी 18 है, ए भी 18, दोनों फिक्स ही बात हो गई, क्योंकि कल्पित माध्य भी वही है और माध्य भी वही दिया है। और ये एफ डी का मान यहाँ रखे और सिग्मा एफ का मान यहाँ रखे। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर 2f माइनस 40 इज इक्वल टू 0, 2f इज इक्वल टू 40, तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20। कैलकुलेशन है ना, मुझे लगता है कि कैलकुलेशन आपको बन जाता होगा, जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसके हिसाब से कि कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो अतः जो f का मान आएगा, लुप्त बारंबारता जो कि दिखाई नहीं पता नहीं थी, वो हम निकाल लिए f बराबर 20, और ये इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक मैंने जो आपको समझाया समझ में आ गया। थोड़ा फास्टली समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये मैंने सॉल्यूशन हमारे पास है और जो चीज़ मैंने बता चुका हूँ वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ। आपको जो पिछला क्वेश्चन समझाया सेम टू सेम वैसे ही सिर्फ मान रख रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं,
है ना। यदि फिर भी आपको लगता है तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपको और सॉल्व करा दूंगा, फिर से हम और समझा दूंगा डाउट सेशन में। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 है इसके बाद। प्रश्न क्रमांक 8 की यदि हम बात करें, प्रश्न क्रमांक 8 की यदि हम बात करें तो इसमें हमको आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए, है ना, वही सेम कहानी इसमें भी वैसे ही करनी होती है। बहुलक हमको ज्ञात करना है ना, तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आप ये देखिए कि किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो हम बोलेंगे कि 8, यहाँ पर दिख रहा है कि बारंबारता सबसे ज़्यादा किसकी दिख रही है, 8। तो जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा दिखाई दे उसके सामने वाला वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग कहलाता है। इसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुलक का फॉर्मूला ये होता है एल F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब ये क्या क्या चीज़ें हैं आपको अभी यहाँ पर लिखा हुआ है वैसे तो इसमें, है ना, यदि हम इसकी बात करें तो इसमें लिखा हुआ है हमारे पास कि बहुलक वर्ग जो है हमारे पास वो क्या आ गया था, 3 से 5 आ गया था, है ना। मैंने कहा कि जो जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वो कौन सा क्या वर्ग कहलाता है, बहुलक वर्ग। तो हम यहाँ लिखेंगे बहुलक वर्ग बराबर, ये सब ना लिखे भी चलेगा तो अपन लिखेंगे बहुलक वर्ग, है ना, यहाँ से लिख लेंगे। वो सॉल्व कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो अपन लिखेंगे बहुलक वर्ग क्या है, 3 से 5 है ना। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे L बराबर, अतः अब भी लिख सकते हैं, अब बहुलक वर्ग, इस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, इसमें लिख लो सीधे सीधे। अब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो है L, यानी L जो है फॉर्मूले में वो निम्न सीमा है, तो L बराबर निम्न सीमा मतलब जो पहली वाली है, तो L बराबर क्या आ गया क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, बहुलक वर्ग की माप देखना है, दोनों का अंतर कितना माप है उसमें, तो 2, तो अपन ने H बराबर कितना निकाल लिए, 2। बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी जो बहुलक वर्ग है उसकी बारंबारता कितनी आई थी, 8, तो उसको हम F1 बोलेंगे। F0 जो होता है वो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता है। ठीक है ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता का मतलब ये हुआ कि बहुलक वर्ग से पहले वाली बारंबारता कितनी है, 7 है, तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, F0 कहलाएगा, और बाद वाला F2 कहलाएगा, और जो बहुलक वर्ग है उसको F1 बोलेंगे। ठीक है, देखो 7 हो गया, बाद वाला क्या हो गया, देखो बाद में 2 था, तो बाद वाला जो F2 होगा वो 2 हो जाएगा। इस तरीके से हमने सारे मान निकाल लिए। अतः बहुलक बराबर, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ये इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ सीधे लिखेंगे अतः बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पर फॉर्मूले में मान रख देंगे, जो हमने F1 F0 ये सब निकाले हैं, ये मान को हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो L का मान 3 था, F1 का मान 8 माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 2 गुणित 2H है तो 2 है, तो यहाँ 2 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 धन 2 बटे 7 हो गया, इनको दोनों को 3 धन 2 बटे 7 को जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 3.28 जाएगा, और यही उसका क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा, और यही इसका आंसर। समझ में आई, कुछ बातें नहीं आई होगी कई लोगों को, थोड़ा फास्टली मैंने सॉल्व करा दिया, इसलिए शायद हो सकता है कई लोगों को प्रॉब्लम भी जाए, है ना। लेकिन देखो बड़ा सिंपल सा है बहुलक, एक अच्छे से समझ लीजिए। बहुलक जब भी हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हमने देखा कि भाई सबसे ज़्यादा क्या है, 8 जो दिख रहा है, सबसे ज़्यादा बारंबारता 8 है। देखो 7 सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही, 8, तो हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ अधिकतम बारंबारता कितनी है, 8 है। अतः ये लिख देंगे इसके बाद, अतः बहुलक वर्ग, है ना, अतः बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग मतलब उसके सामने वाला जिसकी बारंबारता ज़्यादा है, तो वो बहुलक वर्ग कहलाएगा 3 से 5। ठीक है, 3 से 5 है। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर अपन, अब हमको पूरे मान लेना है, तो L जो होता है ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है, तो L का मान हो गया 3। ठीक है, समझ लो, मैं फिर से समझा रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये आपको बनना चाहिए, है ना। फिर इसके बाद अगला जो है वो हम ले रहे हैं H मतलब हमको माप लेना है इन दोनों के बीच की, तो H जो है इनके बीच की माप क्या हो जाएगी, 5 माइनस 3 कर दो तो आ जाएगा 2। फिर हमको लेना है F1 का मतलब होता है इसकी बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, वो कितनी है, 8। F0 मतलब बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता, यानी इससे पहले कितनी दिख रही है, 7, यहाँ लिखेंगे हम 7। बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता ये हो जाता है F2, तो इसको बोलते हैं बाद में कितनी दिख रही, 2, तो यहाँ लिख लेंगे हम 2। समझ में आई इतनी बात। जब हमने ये मान निकाल लिए तो फिर हम लिखेंगे अतः बहुलक, है ना, अतः बहुलक Z बराबर L प्लस, ठीक है, ये फॉर्मूला है, अब फॉर्मूला लगा देंगे अपन। क्या होता है फॉर्मूला, मैंने अभी बताया, जैसे कि L प्लस, वैसे अभी बीच बताया हूँ फिर भी लिख लेते हैं, और अपन L प्लस F1 माइनस F0
अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। ठीक है, अब ये मान रख दीजिए। एल का मान कितना आया है, एल का मान था 3, तो ये हो गया 3 धन f1 कितना था 8, f0 कितना था 7, f1 कितना था 8, तो 8 दूनी कितना हो गया 16, माइनस f0 कितना था 7, f2 कितना था 2 इंटू एच कितना था 2 गुणित 2। अब 3 धन 8 में से 7 गया 1, ठीक है, तो 1 हो गया, 1 गुणित 2 करेंगे तो यह जाएगा 2 बटे 16 में से 9 गया तो यह जाएगा 7, तो 2 बटे क्या आ गया 7, 2 बटे 7 आया। ठीक है, 2 बटे 7 आया। इसका जैसे अपन कैलकुलेशन करेंगे, कैसा क्या गड़बड़ हो रहा है यार ये बार बार। है ना, अब ये 3 धन 2 बटे 7 आ गया। अब 3 धन 2 बटे 7 जब आ जाए तो 3 धन 2 बटे 7 को जब अपन करेंगे तो भाई इसको काटना पर दशमलव लगाए तो यहाँ हो गया 0, तो अब 7 दूनी क्या हो गया 14, 6 बचा 60 हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर 7 का पहाड़ा पड़ी 7 8 56, फिर आ गया 4 40 कर दीजिए, 7 4 57 35, 7 6 42, तो लगभग 6 कर लीजिए इसको। ठीक है, तो इसको जोड़ देंगे तो 3.286, और यही इसका क्या कहलाएगा बहुलक कहलाएगा। आंसर हो गया सर। तो उपरोक्त आंकड़ों का जो बहुलक है वो कितना होगा 3.286। समझ में आई बात, बहुत सिंपल है, फॉर्मूला याद कर लीजिए बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको प्रश्न नंबर 9 भी करना है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है बहुलक निकालना है। निकाल लोगे, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, तो बहुलक निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे, अरे निकाल लोगे भाई साहब, कोई दिक्कत थोड़ा है इसमें। चलिए, तो बहुलक निकाल लीजिएगा, और कोई दिक्कत जाए तो बताइए, मेरी यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए, आप बहुलक निकाल लेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है प्रश्न नंबर 9 बहुलक का है, तो बताइए कोई प्रॉब्लम होगी क्या, निकाल लोगे मुझे पूरी उम्मीद है। प्रश्न सॉल्यूशन आपके पास देता हूँ मैं आपको, देखिएगा आप, है ना। चलिए, अगला प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर 9। ठीक है, ये प्रश्न दिया है, इन आंकड़ों का आपको बहुलक ज्ञात करना है ना। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए अब एक बड़ी समस्या हो जाती है कि जब इस तरीके से आंकड़े दिए जाएं, है ना, अभी तो हमने बड़े आसानी से कर लिए थे ना, बड़ी आसानी से कर लिए थे, और इसको वैसे ही कर लेना है। इसको भी कैसे करना है, वैसे ही सॉल्व करना है, फालतू का ये टेबल नहीं बनाना है। ये जो है प्रश्न वाला भूल गया रहा होगा, तो ये सब काम हमको नहीं करना है। अब हमको करना क्या है भाई साहब, वही अब भी किए थे जो, कर लोगे कि नहीं करोगे, अरे भाई अब इसमें अपन को बहुलक ज्ञात करना है। तो देखो सबसे बड़ा आंकड़ा कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है हमको, सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है 23। तो 23 का सामने वाला वर्ग जो है वो क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। ठीक है, बहुलक वर्ग कहलाएगा। अरे समझ में आया क्या, चलो अब मैं बता देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ इसको, आगे बढ़ते हैं अपन, सॉल्व करते हैं बहुलक वर्ग, है ना। तो बहुलक वर्ग क्या हो गया अपने पास 35, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, साइड में लिख देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में जाए। 35 से 45 जो है ये बहुलक वर्ग हो गया। तो एल जो होता है वो निम्न सीमा होती है, तो एल कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। F1 उसकी बारंबारता यानी 23, F0 मतलब पहले वाली बारंबारता, 23 के पहले कितना है 21, F2 मतलब बाद की बारंबारता, मतलब हो गया 14। ठीक है, अरे समझ में आया क्या, कोई दिक्कत क्या। और बहुलक वर्ग की अपन यदि माप की बात करें तो बहुलक वर्ग की माप कितनी आएगी, तो अंतर देख लो, 45 माइनस 35 10, तो यानी H कितना हो जाएगा 10, बहुलक वर्ग की माप, है ना।
कोई दिक्कत? बस अब ये फार्मूला जो था ना उसी फार्मूले में मान रख देंगे। चलो मान भी रख ही देते हैं, ये रखा मान, देखो ये फार्मूला L धन F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। जो मान मैंने निकाला ना, ये सब मत लिखो, इतना सारा नहीं लिखना है, तो बस वही लिख लो। बहुलक वर्ग ये हो गया है ना, बहुलक वर्ग ये हो गया, ठीक है। ये हो गया ये हो गया F1, सॉरी F1 ये होगा, है ना। ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा मतलब ये L हो गया, ये F1 होगा, ये वर्ग की माप हो गई, ये F0 होगा, ये F2 होगा, निकाल ली सब। अतः बहुलक बराबर इसमें मान रख दो। ये मान रखने के बाद ये पूरा कैलकुलेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा कैलकुलेशन देख लेना, और ये जो आंसर आया यही लग क्या कहलाएगा, बहुलक कहलाएगा। बात खत्म, सॉल्व कंप्लीट, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये भी हो गया सॉल्व, कोई दिक्कत भी होना ही नहीं चाहिए इसमें, है ना। प्रश्न क्रमांक 10वां है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10वां जो है वो माध्यिका वाला क्वेश्चन लग रहा है मुझे, यानी माध्यक वाला क्वेश्चन लग रहा है ना। तो मेरे हिसाब से विद्यार्थियों 10 और 11 आप खुद करने की कोशिश कीजिए, है ना। माध्यिका यदि आप ये इतना क्वेश्चन भी कर लेते हैं प्रश्न बैंक से, तो माध्यिका यदि आता भी है तो आपके और में इन जो जितना प्रश्न मैंने कराया ना इसमें से आने वाला है। देखो तैयारी करना है ना, तो कुछ चीज़ें आपको छोड़ना भी आना चाहिए कि आप क्या चीज़ छोड़ सकते हैं ना। यदि माध्यिका आपको सरल लग रहा है, माध्यक यदि आपको सरल लग रहा है तो ही करें, यदि नहीं लग रहा है ना तो आप माध्यक को छोड़ के ये वाले सवाल पूरे कर लीजिए, बहुलक और माध्य वाले। 3 चीज़ें, माध्य माध्यक और बहुलक, 3 में से 2 पार्ट को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, जो मैंने करा दिया। माध्यक आप चाहो तो खुद से कर सकते हो, उसमें भी एक फार्मूला होता है सेम जैसे मैंने अभी कराया ना, उसमें भी एक पूरी एक मेथड है, उसको एक बार देख लीजिएगा और कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा ऐसे में, है ना। और ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो चलिए इतना ही काफ़ी है, अध्याय 14 आपका समाप्त हो जाएगा। जितना मैंने पढ़ाया आप इतना भी अच्छे से कर लीजिए कंप्लीट, और बाकी जो क्वेश्चन है उसको यदि मोटा मोटी थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़े चलता, इतना जितना मैंने बताया ना इतना पढ़ लीजिए आप। गारंटी दे रहा हूँ कि आपको इसमें से ही प्रश्न बैंक में से जो मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया ना इसी में से आने वाला है ना। इसी में से आएगा, एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, अथवा वाला भला ही माध्यक से आ जाए। तो अपन माध्यक वाला मत करिएगा, ये वाला कर लीजिएगा। दोनों को बहुत सिंपल है, दोनों के फॉर्मूले याद कर लीजिए, और बस हमको कैसे कैसे मान निकालना उसको अच्छे से देख लीजिए वीडियो में और सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए इस विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 14 में आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, अब अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, माध्य और बहुलक को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। यदि आपको कोई भी समस्या आए, कोई भी डाउट आए, कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट्स करके बताएं, हम आपके डाउट सेशन में उसको भी क्लियर कर देंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद। बस हम अंततः यही कहेंगे, लास्ट में हम यही कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन से आपको वीडियो आसानी से मिले, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अध्याय के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।